दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में अमन मुआहिदा हो गया, मगर अफगान तालिबान के माजी को सामने रखते हुए इस अमन मुआहिदे के मुस्तकबिल को लेकर बहुत से सवालात भी हैं। क्या ये मुआहिदा एक नए दोहा मुआहिदे की सूरत इख्तियार कर सकता है, जैसे तालिबान और अमेरिका के दरमियान 2021 के मुआहिदे ने खित्ते के जोग्राफियाई और सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया था। अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान को इस काबिल तस्दीक ज़मानतें फराहम करते हैं कि फितना और खारिज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है। ऐसा मुआहिदा न सिर्फ दोनों ममालिक के बिगड़े हुए ताल्लुकात को असर नौ मुतय्यन कर सकता है, बल्कि पूरे खित्ते के हालात को बदलने की भी सलाहियत रखता है। वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारती, मुआशी और मवासलाती मनसूबों के इम्कानात वसी हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगियों में हकीकी बेहतरी आ सकती है। ताहम अफगान तालिबान क़यादत के पास क्या इस नौइयत का कोई विजन है? तालिबान क़यादत के करीबन तमाम रहनुमा एक ही तरह का जहन रखते हैं। ये यकसानियत तालिबान के तमाम धड़ों, यहाँ तक के नाम नेहाद मोतदिल जैसे अब्बास तनज़ी से लेकर हक्कानी नेटवर्क और सख्त गिर रहनुमाओं मसलन मुल्ला अब्दुल हकीम हक्कानी तक भी फैली हुई है। ये रहनुमा दुनिया को एक ऐसे मकाम के तौर पर देखते हैं जिससे उनसे मुताबिकत इख्तियार करने की ज़रूरत है, जबकि वो खुद को बदलने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। खुद को फातिह मानते हुए वो समझते हैं कि दुनिया को अब उनसे उनकी ही शरायत पर मुआमला करना चाहिए। नतीजतन वो अपनी क़दामत पसंद पॉलिसीज़ और कमज़ोर तबक़ात पर सख्त पाबंदियों से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं। हालांकि इस्लामी दुनिया के कई मोतबर उलमा उन्हें ऐसा करने का मशवरा भी दे चुके हैं। अफगान तालिबान की क़यादत का ज़हनी ज़ाविया ना तो जदीद आलमी अक़दार से हम आहंग है और ना ही उन मुस्लिम मुआशरों के सियासी हक़ाइक़ से जिन्होंने खुद को कुछ हद तक जदीदियत से हम आहंग कर लिया है। तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अखवंज़दा ताहाल मंजर आम पर नहीं आए। उनकी गोशा नशीनी की वजूहात भी वाज़े नहीं। बज़ाहिर इसे सिक्योरिटी खदशात कहा जाता है, लेकिन ये वजाहतें अब ज़्यादा काबिल यकीन नहीं रही। आखिर वो किससे खौफज़दा हैं? एतमाद की कमी है, इख्तिलाफ राय का खौफ है, कोई यकीन से नहीं जानता कि उनकी जगह फैसले कौन कर रहा है। तालिबान की हुक्मरानी तज़े भरी हुई है। इन हालात के होते हुए क्या तालिबान के बदलने की उम्मीद भी की जा सकती है? क्या कतर, तुर्की और सऊदी अरब के पास इतनी क़ुव्वत असर है कि वो तालिबान को फितना और खारिज से ताल्लुकात ख़त्म करने पर मजबूर कर सकें? चीन भी उन्हें इस हवाले से कायल करने में नाकाम रहा। यह भी वाज़ेह नहीं कि खलीजी सालिस किस हिकमत अमली से तालिबान को सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक खदशात को संजीदगी से लेने पर आमादा कर सकेंगे। क्या तालिबान अपनी जिम्मेदारी से इनकार जारी रखेंगे, इसरार करेंगे कि कलअदम TTP का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है? यूँ ये हालात वाज़ेह कर रहे हैं कि असल हल सिफारती बातचीत या आर्जी अमन मुआहिदों में नहीं, हकीकी हल यह है कि तालिबान हर किस्म की दहशतगर्दी से अपने रवाबित मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दोहा अमन मुआहिदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन का आगाज़ है या वक्त गुजारने का एक और हरबा? ज़ैगम साहब, जो तालिबान वन थे उन्होंने उसामा बिन लादेन की खातिर अपनी हुकूमत गवाई थी। 20 सालों तक उसके बाद ये जंग करते रहे या जंग की हालत में रहे। क्या अब की बार तालिबान 2 नस्ली, लिसानी और फ़क़ी गिरोह यानी TTP के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं, या फिर कुछ वन वाला हाल करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि तालिबान इंतहा पसंद भी हैं, नस्ल परस्त भी हैं, कबायली भी हैं। उनसे बहुत सी गलत चीज़ों की आप तवक्कुआत कर सकते हैं और उन पर एतमाद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस वक्त हम जिस सिमत में बढ़ रहे हैं उसमें हमें कुछ वक्त तो ज़ाहिर उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि बिलाखिर बात मुज़ाकरात पर तो आती है। देखिए, 4 साल से हम इनको उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर हमें पश्तो बोलनी पड़ी। और जब जब हमने पश्तो बोली है तो अफ़गानों को बात समझ में आई है। 1974 में नसीरुल्लाह बाबर ने अफ़गान सेल बना के पश्तो में जब दाऊद को समझाया था, फिर दाऊद भागा आया था, भुट्टो के पास भी, ज़िया के पास भी। उससे पीछे 1961 में जब अफ़गानिस्तान ने बाजोड़ पे हमला किया था और अयूब खान ने पश्तो में उन्हें समझाया था, तो उस वक्त भी उनको बहुत अच्छी तरह समझ आई थी। दाऊद को हुकूमत से निकाला गया था, 10 साल तक सुकून रहा था, और अब भी हमने उन्हें पश्तो में समझाया है। सिर्फ उस वक्त थोड़ा मसला होता है जब गैर मुल्की काबिज़ होते हैं अफ़गानिस्तान पे, उस वक्त बात चली जाती है रूसी ज़बान पे या अंग्रेज़ी ज़बान पे, लेकिन हमें रूसी और अंग्रेज़ी बोलनी भी आती है। और अफ़गान ये भूल जाते हैं
कि पाकिस्तान में 4.5 करोड़ बंदा पश्तो बोलता है और अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 करोड़ बंदा पश्तो बोलता है। तो ये जो डेटरेंस दिखाई गई है, पाकिस्तान ने जो अपनी हार्ड पावर दिखाई है, पाकिस्तान ने जो दिखाया है कि वो क्या कुछ कर सकता है, जो दिखाए बगैर उन्हें समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के बगैर सांस लेना मुहाल है। और हमारा मुसलसल पैगाम ये था कि अब की बार हमारी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हम अफ़गानिस्तान के अंदर भी किसी और ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना चाहते, तुम जानो तुम्हारा घर जाने। हम कोई फौजी ताकत भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेट्स मेक अ न्यू बिगिनिंग। अब अमन की तरफ जाएं, खुशहाली की तरफ जाएं। बहुत नए मौके पैदा हो चुके हैं तरक्की और खुशहाली के, उनको लेकर चलें। हमारे 1000 साल के रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर आप बिल्ड करें, उनको ना ख़राब करें। लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो बात यहाँ तक पहुँची, दोहा तक। अब दोहा में देखिए किस बात पे इत्तफाक राय हुआ है। सीज़ फायर पर, जिसकी अफ़गानिस्तान को बहुत ही ज़रूरत पड़ गई थी, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की फ़ज़ाइयाँ आ गई थी मैदान में। उसके अलावा कमिटमेंट्स की गई हैं कि एक दूसरे पर हमला नहीं किया जाएगा, ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा, सिविलियन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया जाएगा। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये बातें जो भी तय की गई हैं, इन पर अमल दरामद कैसे होगा, ऑपरेशनलाइज कैसे होंगी। वादे तो ये रोज़ करते रहे हैं, 4 साल से हम इनके झूठे वादे सुन रहे हैं। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माजरत, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने हमारी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात भी कर दी है और ये भी कि इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, मगर उनका भी एक माजी है और वहां से जैसी जबान और बयानिए सामने आ रहे हैं। अब यही सवाल है कि क्या पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ही चलेगी उन्हें कमिटमेंट पे रखने के लिए, या जो दरमियान में अब मीडिएटर के हैं, ये जो मुस्लिम कंट्रीज मौजूद हैं, कतर है, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया मौजूद है, अगले मामलात वहां बैठ के होने, क्या वो लोग कोई किरदार प्ले कर पाएंगे इनको समझाने के लिए कि फितना और खारिज से फासला इख्तियार करें? चाइना ने ये काम कर पाया, या पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये ताल्लुक खत्म होगा तो मामलात आगे चलेंगे? आपका यही जो सवाल है, यही जो बात है, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों के जहन में भी थी, हमारे गुफ्तगू करने वालों के जहन में थी। तो इसीलिए ये तय किया गया कि हम सिर्फ इस पर एतबार नहीं करेंगे, ये तय करो कि ये ऑपरेशनलाइज कैसे होगा, इस पर अमल दरामद कैसे होगा। तो उसके लिए अब 25 तारीख को ये बात होगी कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, यानी जो दरमियान में हमारे 2 दोस्त मुल्क आए हैं, तुर्की आया है और इस वक्त कतर आया है, वो इस अमल को मॉनिटर कैसे करेंगे ताकि हम पहले किसी को बता सकें, उनको शिकायत हो तो वो भी बता सकें कि अगर हमने दोबारा पिछली सिचुएशन पे जाना है तो उसके पहले हुज्जत तमाम कर सकें। पूरी दुनिया में ये बात वाजे है और वो बताएं वहां पे जो 25 तारीख है, उनको बताना होगा कि वो दहशतगर्दों को कैसे काबू करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होगी। ये खाली बात अब की बार वादों पे नहीं है, वादे नहीं है, ये कंक्रीट इसको ऑपरेशनलाइज करना होगा। लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं, अंदरूनी प्रेशर मौजूद है। तालिबान की भी जो इस वक्त मसला ये है कि तालिबान को सोशल मीडिया की दुम हिला रही है, और वो जो दुम है वो उन एक्सपर्ट गैर मुल्क में रहने वाले अफगानों के हाथ में है जो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। और अगर इन्होंने दोबारा करतूत किए तो पाकिस्तान पर भी बहुत प्रेशर होगा कि वो जवाब दे। सोशल मीडिया तो मौजूद है और वो सबके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है, मगर उसके साथ ही सर्वाइव करना है। शहजाद साहब, खुद ये जो अफगान तालिबान है, अगर उनके लीडर की बात करें मौलाना हैबतुल्लाह, वो सामने नहीं है, पसे पर्दा है। अब फैसले वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। ये क़यादत की कमज़ोरी है, अहम फैसलों से उनकी लाइल्मी भी नजर आई रिपोर्टेडली, या फिर वहाँ पे कई तरह के ग्रुप मौजूद हैं, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। हक्कानी ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है, फिर सख्तगीर ग्रुप्स भी मौजूद हैं, मुल्ला हकीम का है, या फिर मोतदिल ग्रुप मौजूद है। ये एक जुजियात से आ रही स्टेट कहा जाए ना कहा जाए, या उनका जो आर्जी निज़ाम मौजूद है, आपको लगता है इस पूरी सिचुएशन में वो हाउस ऑफ कार्ड्स भी साबित हो सकता है? कोई एक लीडर ही नहीं कंट्रोल करने को, जवाबदेही के लिए? देखिए, इसके लिए अफगानिस्तान की तारीख को नजर मार लेना, यानी सवाल आपका यह है कि अफगानिस्तान सुधरेगा या नहीं, इसका जवाब उनकी तारीख में पना है। यानी तारीख तकरीबन 250-300 साल की भी अगर आप देख लें तो नादिर शाह, अहमद शाह, ये सब लोग जब वहां से मामला शुरू हुए, अंग्रेजों का दौर, सिखों का दौर, मुगलों के बाद के मामलात सारे, और उसके बाद फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर पिछले 80 साल 70-80 साल का जो उनका रवैया है, अफगानिस्तान जैसा है ऐसा ही रहेगा। अब इसको हमारे लिए तो मसला है ही है, और 80 साल से मसला है पाकिस्तान के लिए। तो हमने तो इसके अंदर कोई सुधार आते नहीं देखा। जाहिर शाह के जमाने में भी ऐसा ही था,
सरदार दाऊद जब सदर बना तो वो भी इसी किस्म के अफगानिस्तान को लेके चला। फिर बाद में जितने लोग आए, चाहे वो जिस भी सोच के थे, उनका ऐसे ही काम था। तालिबान भी ऐसे ही है, क्योंकि अवाम वही है, अवाम की सोच वही है। देखिए, रियासत इस वक्त में जिस शक्ल में मौजूद है, अगर हम ये बोलें कि रियासत सरदार दाऊद के ज़माने में थी या उसके बाद वाले 2-4 लोग जो थे उनके ज़माने में अगर रियासत की, ज़ाहिर शाह के ज़माने में, तो इसका रवैया वही था, पाकिस्तान दुश्मनी। पाकिस्तान का हर दुश्मन सबसे पहले जाके अफगानिस्तान में पनाह ढूंढता था, अगर मिलना था उसको तो अफगानिस्तान से मिलता था। तो ये तो हो गई हकीकत। लेकिन उसके बावजूद 80 साल से पाकिस्तान ने मैनेज किया है अफगानिस्तान को। आज सवाल हमारे सामने ये है कि हम उसको मैनेज करेंगे या हम उसको कन्फ्रंट करेंगे। और कन्फ्रंटेशन का मतलब आप समझते हैं, एक छोटी सी हमने झलक पिछले दिनों के अंदर आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान किस हद तक आपके ऊपर डिपेंडेंट है, दारोमदार कितना है उसका। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा दारोमदार है उसका। यानी उसके अवाम की आगे चलने के लिए, उसकी हुकूमत के लिए जो भी कुछ मामला चाहिए, यानी जहां पे अवाम अनकंफर्टेबल हो जाए तो वहां पे डिस्टेबलाइजेशन बहुत आसान हो जाती है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सारी ट्रेड उनकी आपके हाथ में है। वहां के आप चाहें तो खाना बंद कर देते हैं उनका। देखिए, 8-10 दिन से अगर बॉर्डर बंद है तो किस किस्म की तकलीफ दोनों अतराफ में हो रही है, वगैरह वगैरह। अफगान महाजरीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं 40 लाख के करीब, उनके ऊपर भी किसी ना किसी हद तक 2.5 लाख 3 लाख के करीब 4 लाख जो हैं, तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई किसी हद तक आपका कोई कंट्रोल और काबू और एक लेवरेज क्रिएट करना, उनको आपने निकालने का बोला, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें डिप्लोमेसी के अंदर, स्टिक एंड कैरेट के अंदर आती हैं। लेकिन एक चीज बहुत हमें क्लियर रखनी चाहिए, जहां पे हम कहते हैं ना कि टीटीपी को टीटीए के साथ मिला के देखो, यानी तरीके तालिबान अफगानिस्तान, जो कि तालिबान इस वक्त गवर्नमेंट में है, और तरीके तालिबान पाकिस्तान, जब आप ये करते हो तो आप अपने हाथ से काइनेटिक ऑप्शन हटा देते हैं। अगर आप इन किस्म के मुआहिदों पे जाओगे, अगर आप अलहदा करोगे तो टीटीपी जो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तानी हैं, उनकी सॉइल पे बैठ के पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के वैलिड टारगेट पर रहते हैं और बने रहते हैं। इसलिए हम अपने हाथ से काइनेटिक पार्ट जो है, जिसके अंदर कि हमें ये होनी चाहिए कि हमारे जो लोग, अगर आप काबू नहीं कर सकते तो हम उनको फिर जाके डायरेक्ट अटैक करेंगे, हमें कभी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी मुआहिदा हो। टीटीपी का मामला पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान को हम फिर भी रियासत का एक दर्जा देते हुए किसी ना किसी हद तक उसके साथ मामला निभाने की कोशिश करेंगे जिस हद तक मुमकिन हुआ। और अगर हमें यह लगे कि वो भी दुश्मन बन गया है और डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो फिर वो भी एक वैलिड टारगेट बन जाता है। देखिए, फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर आपके ऊपर हमले करता है, उसका जवाब आप हिंदुस्तान में नहीं देते, उसका जवाब बीएलए को देते हैं, बलूचिस्तान में देते हैं। तो थोड़ा सा रियासती निजाम को समझते हुए हमें अपनी स्पेस को समझना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए और फिर मैनेज करना है। जरूरी नहीं कि हर जगह पे कन्फ्रंट किया जाए।